तो प्यारे बच्चों, लास्ट टाइम हमने IUPAC में नॉमेनक्लेचर देख लिया था। अब हम चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है EAN रूल। क्या बच्चा? EAN। अब है क्या सर, क्या बोले? देखो, एक्चुअली आइसोमेरिज्म स्टार्ट होगा, लेकिन उससे पहले EAN रूल। और याद रखिए, ये एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में हर साल ये आता है, हर साल आता है, और इतना आसान है कि आप सोच भी नहीं सकते। EAN रूल सर ये है, होता क्या है? देखिए, EAN स्टैंड्स फॉर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। करेक्ट? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। ठीक। अब ये है क्या? अभी जो अपन ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ा, देखिए इस चैप्टर में अपन ने सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को समझा, जहां पे डबल सॉल्ट्स हमने देखा, कॉम्प्लेक्सेस देखा, फिर वर्नर की थ्योरी से हमने समझा, फिर इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी हमने देखा, जिसमें हमने देखा सेंट्रल मेटल एटम, ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, हाँ, कॉम्प्लेक्सेस के टाइप्स देखे, लाइगेंड्स देखे, लाइगेंड्स के टाइप्स देखे, चैप्टर को समझा, फिर उन कंपाउंड्स का नामांकन सीखा। अब एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था सिडविक। क्या नाम था बच्चा? सिडविक। सिडविक दूसरा है क्या मार्कर? सिडविक। अब सिडविक क्या बोल रहे हैं? सिडविक साइंटिस्ट का नाम है। उन्होंने बोला भाई, जो कॉम्प्लेक्स है ना, कॉम्प्लेक्स, जैसे मैं लिख रहा हूं K4FeCN6, ये जो बच्चा अपना कॉम्प्लेक्स है ना, कॉम्प्लेक्स, ये हर हाल में, हर हाल में क्या करेगा? नोबल गैस के जैसा बनना चाहेगा। कौन? इस सेंट्रल मेटल एटम। इसका जो सेंट्रल मेटल एटम है बेटा, आयरन क्या है हमारा? सेंट्रल मेटल एटम। ये जो सेंट्रल मेटल एटम है, यानी कि हमारा आयरन, ये भी चाहेगा कि मैं भी नोबल गैस के जैसा बन जाऊं। हाँ, हम जानते हैं हर कोई स्टेबल होना चाहता, हर कोई नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पाना चाहता। तो भाई साहब, अगर हम बात करें आर्गॉन, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है? 80, हाँ, है ना? क्रिप्टॉन एटॉमिक नंबर क्या है? 36। ठीक है। उसके बाद जेनॉन, रहना, हेमा, नेहा और करीना, जेलस, रानी, है ना? जेनॉन 54, बराबर ना? उसके बाद रेडॉन 86। ठीक है, पक्का? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं बात करूं इन नोबल गैसेस की, तो हम जानते हैं कि नोबल गैस आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है, और इसका कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, इसका कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल, इसका कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल, इसका कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल। और एटॉमिक नंबर 18 का मतलब आर्गन के पास 18 इलेक्ट्रॉन है और वो स्टेबल। क्रिप्टॉन के पास 36 इलेक्ट्रॉन है और वो स्टेबल। हमने नियॉन और हीलियम नहीं लिया क्योंकि वो बहुत छोटे हो जा रहे हैं, बराबर ना? हमारा जो आयरन है वो नियॉन और हीलियम तक नहीं पहुंच सकता। हम जानते हैं कि हर कोई सेंट्रल मेटल एटम अपने आसपास के इनर्ट गैस को कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करना चाहता है। बात समझो मैं क्या बोल रहा हूं? तो यहां पे जो आयरन है ना, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या इलेक्ट्रॉन लेन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, टिल जब तक कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस के जैसा ना हो जाए। बस समझ में आया? सेंट्रल मेटल एटम क्या करेंगे? लूज और गेन इलेक्ट्रॉन। कब तक? टिल टिल दे विल अचीव यस नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, या बोलो नोबल गैस में जितने इलेक्ट्रॉन, जब तक कि उनको उतना इलेक्ट्रॉन ना मिल जाए, बराबर? ये बात समझा? आयरन वो करना चाहता है। अभी आप ध्यान दो, मैं आपको पहले तो फॉर्मूला बताऊंगा, उसके बाद बताऊंगा ये फॉर्मूला मतलब पैदा होता है यार, रटने वाली चीजें नहीं। अपन न रटते हैं न और कोशिश करते हैं कि ना अपना बच्चा रटे, है ना बच्चा? आइए अभी समझते हैं। हमारा क्या है? K4FeCN6। अभी किताबों में एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, वो फॉर्मूला पहले लिखता हूं मैं भी। इतना बात समझ में आया पहले तुमको कि सिडविक दादा ने क्या बोला? दादा सिडविक ने बोला कि देखो भाई, कोई भी कॉम्प्लेक्स के अंदर जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन को लूज और गेन करता रहेगा तब तक कि वो, जब तक कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में ना आ जाए। और इसी को बोलते हैं EAN रूल। क्या बोलते हैं? EAN रूल। बता दो इसका एक फॉर्मूला, EAN रूल का फॉर्मूला।
जेड माइनस एक्स प्लस वाई, क्या क्या क्या, जेड माइनस एक्स प्लस वाई, क्या क्या क्या, जेड माइनस एक्स प्लस वाई। और जेड क्या होता है, अपना पप्पू जानता है, जेड मतलब एटॉमिक नंबर, और एक्स ऑक्सीडेशन नंबर। अपन इस पूरे चैप्टर में तो एक्स ही तो निकाल रहे थे, और वाई जो होता ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लाइगेंड्स, लाइगेंड से कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है वो होता है वाई। एक एग्जांपल करते हैं, अगर मैं बात करूं इसी क्वेश्चन की, के फॉर एफिसियन 6, बच्चा तो आप जानते हो कि मैं के फॉर एफिसियन 6 कैसे लिख सकता हूं, एफिसियन 6 4 माइनस, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, के को निकाल दिया हमने, तो के पे 4, के का +1 होता है, तो 4k प्लस, और ये 4 माइनस। इस चैप्टर में इतना आगे जा चुके हैं हम, ये सब चीजें तो अपने को आना ही चाहिए, ठीक है। अब बच्चा सबसे पहले काम हम हमेशा की तरह ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, तो उसको x मानेंगे बच्चा, x मानेंगे, और Cn का -1 होता है, तो बच्चा x -1 इंटू 6 इज इक्वल टू -4 एंड x विल बी +2, मतलब आयरन का +2 आ गया x की वैल्यू। बेटा एक सीन अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो आपको याद होगा कि स्ट्रक्चर में हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं। हमने बोला था कि ये इसका स्पेशियल अरेंजमेंट, स्पेस में जो एटम का अरेंजमेंट है वो फिक्स्ड होगा, कुछ भी नहीं होगा, कहीं भी नहीं होगा, एक फिक्स्ड अरेंजमेंट होगा, एक फिक्स्ड ज्योमेट्री होगी, जो वर्डर की थ्योरी का लास्ट स्टेटमेंट था कि सेकेंडरी वैलेंसीज हैव फिक्स्ड स्पेशियल अरेंजमेंट। ये लाइगेंड हर जगह नहीं होंगे, फिक्स है। इसका ज्योमेट्री है ऑक्टाहेड्रल, क्या है, ऑक्टाहेड्रल, इस ज्योमेट्री का नाम क्या है, ऑक्टाहेड्रल। तो बच्चा आप मुझे बताओ कि एक सीएन कितने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा, सर साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है, एक और एक दो, इसने डोनेट किया, ये एरो क्यों देते हैं, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट किया गया है, डोनेट किया गया आयरन को, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आयरन को डोनेट किया गया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आयरन को डोनेट किया गया, डोनेट किया है। बताओ कितना इलेक्ट्रॉन आयरन को डोनेट किया गया, अरे बच्चा बता दो ना कितना डोनेट किया गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ओके से 12, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लाइगेंड्स इज, सर ये स्ट्रक्चर बना बना के देखेंगे, बेवकूफ हो गया। सी एन, सिंपल सी बात है, एक बॉन्ड बना रहा, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 है, तो 6 2 12, ठीक है। नंबर ऑफ लाइगेंड इंटू 2 कर देना, जो भी नंबर ऑफ लाइगेंड इंटू 2 कर देना, नंबर ऑफ डोनर एटम इंटू 2 कर देना, तो बताइए क्या होगा, किसकी वैल्यू भाई, वाई की वैल्यू क्या आएगी जल्दी बताइए, वाई की वैल्यू 12, अच्छा 12 इलेक्ट्रॉन बोला ना, एक्स की वैल्यू, और एटॉमिक नंबर क्या होता आयरन का, सर आयरन का एटॉमिक नंबर जो होता ना वो 26 होता भाई, ये आना चाहिए, आना चाहिए यार, बताया था ना। सुन तेरी वाली कार में, सुन तेरी वाली कार में फिर कोई नहीं कलकत्ता जाएगा, कलकत्ता जाएगा, सुन 21 तेरी, 22 वाली, 23 कार, 24 मांगे तेरी वाली कार में मैग्नीज, फिर आयरन 26, कोबाल्ट 27 कोई नहीं कलकत्ता जाएगा 30 तक, हाँ तो भाई 26 होता, ठीक है। फॉर्मूले में पुट करना है बच्चा मेरा, ई ए एन विल बी जेड इज 26 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर इज, हाँ 2, और वाई इज 12, किधर -12, हाँ 24 + 12 36, 36 क्रिप्टॉन का होता, मतलब इट ओवे ई एन रूल, ये ई एन रूल नीचे दिख रहा क्या, कहां तक दिख रहा है, ये 12 दिख रहा है, 12 दिख रहा है, ठीक है। 24 + 12 इट विल बी 36, 36 का मतलब है कि इट ओबे ई ए एन रूल, ई ए एन रूल को ये फॉलो कर रहा, ओबे कर रहा, बात समझ पाए, बात समझ पाए। एक और एग्जांपल लेता हूं, एक और एग्जांपल लेता हूं, हम ले रहे हैं, मान लीजिए मैं ले रहा हूं CuNH3 4, ठीक है बच्चा, प्लस, ठीक है प्लस, बताइए क्या होगा, सर कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29, 29, जेड की वैल्यू 29, सर एक्स निकालना बचपन से सीख लिए हैं, एक्स और इसका 0 होता है बेटा, तो बच्चा क्या होगा मेरा, x + 0 इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख देता हूँ, +1, x विल बी +1, यानी कि Cu प्लस, x की वैल्यू क्या होगी +1, और बेटा जी y 4, 4 2 8, 4 2 8 ना, बोल दिया करो, बोल दिया करो यार,
y की वैल्यू 8 हो गई, ठीक है। ठीक, अब बताइए EAN इज इक्वल टू z माइनस एक्स प्लस वाई। z इज 29, x इज 1, y इज 8। अच्छा माइनस बनाएगा, शुक्रिया आपका। 28 प्लस 8 कितना आ गया 36। इट ऑल्सो ओबे EAN, इट ऑल्सो ओबे EAN। मान लीजिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, CuNH3 3 प्लस, बताइए z की वैल्यू चेंज होगी नहीं, x की वैल्यू 3 हो जाएगी, समझ गए होगे। x प्लस 0 इज इक्वल टू 3, अरे भाई साहब 3, एंड y की वैल्यू तो सेम ही है 8। तो बताइए EAN इज इक्वल टू z माइनस एक्स प्लस वाई। अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 36 दिख रहा है क्या? दिख रहा है 36? ठीक है 36 इधर लिख देता हूँ, ठीक है भाई 36, ठीक है ठीक है। जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको सुनाई तो दे रहा होगा, बहरे तो नहीं होंगे ऑब्वियस बात। z माइनस एक्स प्लस वाई, बोलो क्या होगा? z की वैल्यू इधर इधर यहाँ पे दिख रहा, z की वैल्यू, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू प्लस 8, कितना हो जाएगा? 34। तो इट डू नॉट ओबे EAN रूल, डोंट ओबे EAN रूल, ये ओबे नहीं करता है। ये बात समझ में आ गया? एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि कौन सा EAN रूल ओबे कर रहा, कौन सा नहीं कर रहा। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि फाइंड द EAN नंबर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, तो ये फॉर्मूला लगाओगे। अब देखो यार फॉर्मूला पैदा हुआ है कैसे वो बता दो। सो मैं आयरन हूं, मान रहे हो? मानने में क्या जा रहा है? वैसे मैं आयरन मैन हूं नहीं, ठीक है। मेरा एक स्टूडेंट था, उसके पापा आयरन मैन की तरह दिखते थे, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियस बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोलता। अच्छा याद आ गया इसलिए बोल दिया। आयरन किसकी बात कर रहा हूँ? मान लो मैं आयरन हूं और मेरा ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आया है, +2 आया है, मैंने 2 लूज किया और मैं साइनाइड से 6 साइनाइड से कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा हूं? 12। कितने गेन कर रहा हूं? 12। तो मैंने लूज कितना किया? 2। और मैंने गेन कितना किया? तो लूज किया तो मैं माइनस कर दूं? अरे मुझे ऐसे समझो कि 12 चॉकलेट मिले, 12 चॉकलेट साइनाइड ने दिया और मैंने कितना चॉकलेट दिया? 2 चॉकलेट, क्योंकि 2 वैलेंसी है, एक लूज करती है वैलेंसी, 2 वैलेंसी, एक आयनाइजेबल नॉन आयनाइजेबल, तो 2 लूज किया और एक नॉन आयनाइजेबल जो है वो 12। तो मैंने 2 चॉकलेट दे दिया और 12 चॉकलेट ले लिया, कितने चॉकलेट बचे? 10। 12 लिया, 2 दिया, 10 बचे। और मेरे पास पहले से कितने हैं? मेरा एटॉमिक नंबर कितना है? 26। एटॉमिक नंबर 26 का मतलब मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 26। 26 और 10, 10 ले लिए, कितने हो गए? 36। समझा? जो लूज किया वो माइनस, इसलिए माइनस एक्स, क्योंकि +2 मतलब लूज करता, जो गेन किया वो प्लस में, और एटॉमिक नंबर में इतने इलेक्ट्रॉन तो होते ही है। फॉर्मूला पैदा हुआ ना, रटना है क्या? अगर भूल जाओ तो खुद से कर लेना या फिर रट लो। अरे रट लो, MCQ के लिए तो बिल्कुल नहीं रटना। अरे मेरे एटॉमिक, मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? मेरे पास 26 इलेक्ट्रॉन है, बराबर, और सब देना लेना सब मिला के कितना हो गया मेरे पास? 36 हो गया, तो मैं स्टेबल हो गया। आया बात समझ में? तो कॉम्प्लेक्सेस में भी सेंट्रल मेटल एटम भी यही काम करता है कि वो भी चाहता है अपने आप को स्टेबल करना। समझ में आया? तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स हैं जो EAN रूल को फॉलो करते हैं, बहुत सारे जो EAN रूल को फॉलो नहीं करते हैं। यहाँ तक की कहानी क्लियर हुई है? ठीक है। तो अभी क्या कर रहा हूँ मैं, 2 3 4 5 एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, यू विल हैव टू फाइंड द EAN रूल। तो उसके लिए मुझे इरेज करना पड़ेगा, तो मैं वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज कर रहा हूँ। चलिए, तो ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, अब देखते हैं EAN रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, और कर रहा तो इसका EAN नंबर कितना आ रहा। एग्जाम में आता है बेटा, ऑप्शंस रहते हैं EAN कितना आ रहा। तो सबसे पहले ZnH342+। अब फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, फिर से बोल दे रहा हूँ मैं, अब दोबारा नहीं बोलूंगा। सुन तेरी वाली कार में फिर कोई नहीं कलकत्ता जाएगा। बेटा 21 होता है, 22 होता है, 23 होता है, 24 होता है, 25 होता है, 26, 27, 28, 29, 30। ठीक है। अब एटॉमिक नंबर जिंक का 30 होता है, इसमें जेड की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 30। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो तो बेटा x, और अमोनिया का 0 होता है, x प्लस 0 इज इक्वल टू +2, तो x विल बी बेटा +2। x की वैल्यू कितनी आ गई? +2। इसका y की वैल्यू कितनी आएगी? 4 है लाइगेंड इंटू 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 8। अब बता दो फॉर्मूला क्या है? EAN इज इक्वल टू z माइनस एक्स प्लस वाई। हाँ, z कितना है बेटा जी? यहाँ पे लिख रहा हूँ
EAN इज इक्वल टू Z माइनस एक्स प्लस वाई। Z है 30, x कितना है 2 और y कितना है 8, कितना हो गया 30 में से 2 गया 28, 28 और 8 36। इट विल ओबे EAN रूल। सही है। चलिए दूसरा CONH363 प्लस CO कोबाल्ट 27, एटॉमिक नंबर इज 27। ठीक है। x की वैल्यू बेटा x प्लस 0 इज इक्वल टू 3 प्लस। ठीक है, तो x की वैल्यू 3 अभी तक आ जाना चाहिए, बार बार नहीं बता सकता भाई। y की वैल्यू 12। सो बेटा जी बोलिए EAN विल बी Z यानी कि 27 माइनस x यानी कि 3 प्लस y यानी कि 12। नहीं बेटा, पक्का? क्या बात है यार। 27 में से 3 गया 24 और 24 प्लस 2 12 36। इट विल आल्सो ओबे EAN। हाँ, CR 24 सही है। Z की वैल्यू 24, x की वैल्यू ऑक्सीडेशन नंबर इसका 0 होता है कार्बोनिल का, x प्लस 0 इक्वल टू 0, x विल बी 0 और y इज कार्बोनिल कितना देगा? सिंपल सी बात है, कार्बोनिल कौन सा मोनोडेंटेट है, एक ही इलेक्ट्रॉन मतलब एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो कितना हो जाएगा 4 2 8। इतना क्या सोच रहे हो, डरो मत। कितना हो गया EN, कितना हो गया 24 माइनस 0 प्लस 8 है ना। अरे बेटा कार्बोनिल देखो ऐसा होता है, कार्बोनिल ऐसा होता है, ऐसा ऑक्सीजन एक वैलेंसी ज्यादा कर लेते तो प्लस और इस पर माइनस, यही यही डोनेट करता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है एक, तो 4 कितना करेगा 8, तो कितना हो गया 32। इट विल नॉट ओबे EN रूल, इट विल नॉट ओबे EN रूल, EN रूल ओबे नहीं कर रहा है। तो आपके टेक्स्ट बुक में भी पूछा है कैन यू टेल में कि ये EN रूल ओबे कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो बता देना नहीं कर रहा है। बोलो Z की वैल्यू 28, फिर कोई नहीं 28, x की वैल्यू बेटा x प्लस 0 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 8, तो EN कितना हो जाएगा 28 माइनस 0 प्लस 8, इट विल बी 36। इट विल ओबे EN रूल। पक्के से इसका बताइए Z की वैल्यू 25 और x की वैल्यू फिर से शून्य है, MN x प्लस 0 इज इक्वल टू 0। हाँ, CO बोलो क्या है, सॉरी 10 मैग्नीज का इसका 5 है तो 5 टू 10, तो 25 और 10 35 35 35, it will be 35, EN rule will, it will not obey EN rule, yes बोलिए 26 0 10 बोलिए yes 26 minus 0 plus 10 it will be 36, it will obey EN rule। ये तो कर लो, सब मैं ही करूँ, कर लेना, देख लेना। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं सॉरी कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना भैया क्या आंसर क्या आया, फिर हम देख के आपको रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलो अब हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उस टॉपिक का नाम है व्हाट आइसोमेरिज्म। अब हम देखेंगे कि अलग अलग स्ट्रक्चर, जैसे मैंने आपको बोला था एग्जाम्पल के तौर पे, क्या बोला था आपको याद है, मैंने आपको बोला था कि बेटा सिस्प्लाटिन नाम का एक ड्रग है, ठीक है, जिससे कैंसर का इलाज होगा, बराबर। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये होता है PT NH3 NH3 Cl Cl, ठीक है, Cl Cl, ये किसका स्ट्रक्चर होता है सिस्प्लाटिन, किसका सिस्प्लाटिन का, ठीक है। NH3 PT NH3 2 Cl2, करेक्ट करेक्ट, PT NH3 6 Cl2, स्क्वायर पिलर में 1 2 3 4, यस करेक्ट। अभी PT Cl Cl NH3 NH3, ये है बेटा जी ट्रांसप्लेटिन, क्या नाम है ट्रांसप्लेटिन। सिर्फ फर्क क्या है, ये NH3 सेम साइड पे है, यहाँ पे NH3 अपोजिट साइड में, सिर्फ इतना फर्क हो गया कि एटम का स्पेस में अरेंजमेंट चेंज हो गया। तो ये दवा है, दवा जिससे कैंसर का इलाज होता है, और ये किसी काम का नहीं है। अगर उस मरीज को दे दोगे
शायद नुकसान कर जाए, साइड इफेक्ट हो जाए। सोचो एक दवा और एक कुछ नहीं, सिर्फ क्या, बस एटम का अरेंजमेंट चेंज हो गया। तो इसको समझना जरूरी है। इसको बोलते हैं आइसोमर्स, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम केमिकल फॉर्मूला, बट स्पेस में उसका अरेंजमेंट अलग है, इसके वजह से इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग हो गई, उसी को बोलते हैं आइसोमेरिज्म। तो मैं अभी आइसोमेरिज्म पढ़ाऊंगा, मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूं ताकि मैं इरेज कर लूं, फिर कल मैं क्या स्टार्ट करूंगा, आइसोमेरिज्म स्टार्ट करूंगा। चलिए, तो अब हम बात करेंगे क्या, आइसोमेरिज्म। क्या बात करेंगे बच्चा, आइसोमेरिज्म। अब देखो बच्चा, आइसोमेरिज्म क्या होता, अब आइसोमेरिज्म का मतलब ही होता भाई कि द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। एक ही कंपाउंड रहेगा, एक ही मॉलिक्यूल रहेगा, फॉर्मूला भी सेम रहेगा, लेकिन उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी अलग रहेगी। जैसे कलर अलग हो सकता, डेंसिटी अलग हो सकती, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट अलग हो सकता, सॉल्युबिलिटी अलग हो सकती। अरे बात समझ में आ रहा है, एक ही मॉलिक्यूल लेकिन उसका प्रॉपर्टी अलग अलग हो सकता। जैसे कि अभी मैंने बताया आपको, किसके केस में, सिस्प्लाटिन के केस में। आया बात समझ में पक्के से? क्या समझा कि सर आइसोमेरिज्म क्या होता? आइसोमेरिज्म, पहले तो आइसोमर्स क्या होता, द मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, the compounds having same molecular formula but different physical and chemical properties are known as isomers, and this phenomenon is known as isomerism। ठीक, अब ये आइसोमेरिज्म ना दो तरीके से, यहाँ पे इस चैप्टर में हमको दो तरीके से पढ़ना है। एक स्ट्रक्चर की वजह से होता, यानी कि उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी जो डिफरेंट हो रही है, ये स्ट्रक्चर की वजह से हो रहा है, स्ट्रक्चर की वजह से हो रहा है, तो उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अगर इट हैपेंस ड्यू टू स्ट्रक्चर, चेंज इन स्ट्रक्चर, बराबर। और चेंज इन स्ट्रक्चर कैसे होता, जब लिंकेज ऑफ एटम डिफरेंट होगा, लिंकेज ऑफ एटम डिफरेंट होगा। ये आएगा समझ में, आएगा समझ में, टेंशन मत, धीरे धीरे आएगा। तब हम उसको बोलते हैं क्या, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। दूसरा है बेटा जी, दूसरा, अगर उसकी स्पेस में एटम का अरेंजमेंट अलग होगा, स्पेस में, जो भी मैंने आपको एग्जांपल से स्प्लैटिन का लेके दिखाया, स्पेस में अगर एटम का अरेंजमेंट अलग होगा, यानी कि मैं बोल सकता हूं स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। अगर इट इज ड्यू टू स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, अगर ये होगा ड्यू टू स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, बराबर, तब हम इसको बोलेंगे स्टीरियो आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स, यानी कि 3D में बात करेंगे हम। तो बच्चा आइसोमेरिज्म में दो आइसोमेरिज्म पढ़ना अपने को, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म। पहले मुझे लेने दो, फिर धीरे धीरे मैं एक बार कंक्लूड करूंगा, पूरा होने के बाद आपको समझेगा धीरे धीरे। तो बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का मतलब द आइसोमेरिज्म इन विच द मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम molecular formula या chemical formula but different structural formula, and due to different in structure they have different physical and chemical properties। उसकी प्रॉपर्टी बदल जाएगी, किसकी वजह से, स्ट्रक्चर की वजह से। और ये होता है एटम के अरेंजमेंट में चेंज होने से, स्पेस में एटम अरेंजमेंट लिंक चेंज जाएगा एटम का। जैसे एक बेहतरीन एग्जांपल आपको बता रहा हूं जो आपने पढ़ रखा है 11th में, कि भैया CH3 CH2 CH2 CH3, ये ब्यूटेन है, CH3 CH CH3 CH3, इसको बोलते हैं आइसोब्यूटेन। ये है ब्यूटेन हमारा, ये हमारा आइसोब्यूटेन। अगर आप दोनों का फॉर्मूला देखोगे बच्चा, अगर आप दोनों का फॉर्मूला देखोगे बच्चा, तो इसका फॉर्मूला है C4H12, ठीक है नहीं, सॉरी 10, C4H10। देखो 3 2 5 2 7 3 10, 3 3 6 6 3 9 और 1 10, और 1 2 3 4 कार्बन 4। फॉर्मूला से हम देखें स्ट्रक्चर डिफरेंट, क्यों, लिंक, एटम का लिंकेज चेंज हो गया, ब्रांच बन गया, ये यहां का समझो उठ के यहां गया, ऐसा समझ लो, तो इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर आइसोमर, स्ट्रक्चर अलग हो, बराबर। तो वहां पे एटम का जो लिंकेज होता है वो अलग हो जाता है, चेंज हो जाता है, बराबर। लेकिन स्टीरियो में एटम का लिंकेज चेंज नहीं होगा, बस स्पेस में अरेंजमेंट अलग होगा।
समझा? अभी भी नहीं समझा तो पेशेंस रखो, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब ये आइसोमर्स के ऊपर भी क्वेश्चन नीट जेईई में भाई साहब कितनी बार आ चुका है, कितनी बार आ चुका है। सिर्फ आइडेंटिफाई करना रहता है कि कौन सा आइसोमर है, सिर्फ आइडेंटिफाई करना रहता है। आइडेंटिफाई करना तो बहुत आसान है। अभी देखो, अभी इसमें पहला है हमारा लिंकेज आइसोमर। क्या है? लिंकेज आइसोमर्स। दूसरा है मेरा इसी में आयोनाइजेशन आइसोमर्स। क्या? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म या आइसोमर्स है ना। उसके बाद तीसरा है हमारा हाइड्रेशन आइसोमर्स, हाइड्रेशन आइसोमर्स। और चौथा है हमारा कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, ठीक है। हाइड्रेशन का एक और नाम है सॉल्वेट आइसोमर्स। क्या नाम है? सॉल्वेट आइसोमर्स। ढूंढ रहे होगे, मिल नहीं रहा होगा, अभी बोल दिया, थोड़ा सफे मिल गई, ठीक है। कितने तरह के आइसोमर्स है? 4 तरह के आइसोमर्स है भाई। कौन कौन से? लिंकेज, एनाशन, हाइड्रेशन, कोऑर्डिनेशन। आइए समझते हैं एक एक। देखिए यहां पे मैं लिख रहा हूं, ये लो, यहां पे मैं लिख रहा हूं CO। ध्यान दीजिएगा, एग्जांपल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। CO कोबाल्ट, NH3 5 NO2 2 plus. This is the complex I have written. Any doubt? This is the complex I have written. Check. Another complex I'm going to write. CONH3 5 ONO 2 plus. समझ में आ रहा है डिफरेंस? हमने देखा है कि यहां पे कोबाल्ट का लिंकेज किससे है? नाइट्रोजन एटम से। और यहां पे कोबाल्ट का लिंकेज किससे है? ऑक्सीजन एटम से। यहां पे डोनर एटम नाइट्रोजन है, यहां पे डोनर एटम ऑक्सीजन है, यहां पे डोनर एटम नाइट्रोजन है। तो जब नाइट्रोजन डोनर एटम होता है तो हम इसको नाइट्रो पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेट बोर्ड, और नाइट्राइटो एन पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू सीबीएसई। खैर नाइट्रो, और अगर ON होगा तो नाइट्राइटो, बराबर। तो नाम आपको खुद से लिखना है, दोनों का नाम भी बदल गया लेकिन फॉर्मूला सेम है कि नहीं? अरे CO1 NH3 5 NO2 ही है, बस लिंक बदल गया उसका। बात समझ में आ रहा है? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, इवन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम, स्ट्रक्चर भी सेम बनेगा, सेम बनेगा। स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत हो कि लिंक चेंज कर देगी क्या? लिंक बोल रहा हूं मतलब एटम का अरेंज, एटम का अरेंजमेंट यार बोल रहा हूं, चेंज कर देंगे क्या? नहीं। अरे कहने का मतलब क्या सर, क्या क्या ऐसा समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 NH3 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 और यहाँ पे NO2। दूसरे वाले में स्ट्रक्चर सेम है, ये ऑक्टाहेड्रली है ना, स्ट्रक्चर चेंज हुआ क्या? स्ट्रक्चर चेंज हुआ क्या? स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ बेटा, सिर्फ क्या चेंज हुआ? इस NO2 की जगह ONO, बस लिंकेज O से आया, बराबर। तो लिंक बदल गया लाइगेंड का, लाइगेंड का लिंक चेंज कर दिया हमने, तो नाम क्या हो गया? लिंकेज आइसोमर्स। हाँ, तो आइसोमर्स, दीज आइसोमर्स आर फॉर्म्ड बाय, बोलो डिफरेंट, बोलो ना, ligands having different linkages. क्या? when different linkages, यानी when ligand, बोलो ना, form, ligand form isomers, या ऐसा बोलो कि linkage isomers are formed by due to the presence of different types of linkages in the ligand. अगर ligand में linkage different होगा, बराबर ना, there are 2 different linkages, बराबर, 2 different linkages of ligands here, 2 different linkage of donor atom या of ligand। अगर ligand में linkage 2 अलग होगा तो क्या बनेगा? linkage isomer। एग्जाम में आएगा तो क्या बोलेंगे? these isomers are formed by 2 different linkage of ligands, 2 अलग अलग linkage होंगे ligands में। तो ये कौन सा ligand दिखाएंगे? एम्बिडेंटेट। एम्बिडेंट में 2 डिफरेंट डोनर एटम होता, और वही ये किसके एग्जांपल है? एम्बिडेंटेट के जो है नाइट NO2 किसका एग्जांपल है? एम्बिडेंटेट लाइगेंड।
एम्बीडेंटेड लाइगेंड ही क्या दिखाता है, लिंकेज आइसोमर। चाहे तो ये भी लिख सकते हो आप कि एम्बीडेंटेड लाइगेंड क्या दिखाएगा, लिंकेज आइसोमर। आया समझ। अच्छा बताओ, एक क्वेश्चन है भाई साहब, CONH3 5 SCN प्लस, बोला इसका लिंकेज आइसोमर लिख के दिखाओ। ये क्वेश्चन आता है, बताओ क्या लिखेंगे भाई साहब, इससे आसान कुछ है, ले लिख दो CONH3 5NCS प्लस। हाँ, अगर बोलेगा नाम लिखने तो नाम लिखना है, और बोलेगा राइट द लिंकेज आइसोमर ऑफ दिस कंपाउंड, वैसे लिखना है। ठीक है, तो मैं अगर टेस्ट लूंगा तो मेरे टेस्ट में इस तरह का क्वेश्चन मिल सकता है, तो बी प्रिपेयर फॉर दिस। नॉलेज समझ में आया। अब एग्जाम में क्या पूछने वाले, मैं एक बार नीट जेडब्ल्यू में क्या पूछा हुआ है, IIT जैम जैसे बड़े एग्जाम में क्या पूछा हुआ है, इनमें से कौन सा लिंकेज आइसोमर है, तो नहीं बता पाओगे कौन सा लिंकेज आइसोमर से। एम्बेडेड लाइगेंड देखो बता दो लिंकेज आइसोमर्स। क्लियर, पक्के से, कोई डाउट, दिक्कत। अब नेक्स्ट आयोनाइजेशन आइसोमर्स, कौन सा, आयोनाइजेशन। अब देखिए आयोनाइजेशन, एग्जांपल लिखूंगा तो चीजें क्लियर होगी। आयोनाइजेशन आइसोमर, आयोनाइजेशन आइसोमर, CONH3 5BrSO4, कुछ दिखा, समझ में आया, ये एक्सचेंज हो गया, ये एक्सचेंज हो गया, Br बाहर अंदर आ गया, अंदर वाला बाहर आ गया। अच्छा Br जो है ये क्या है बेटा, ये आयोनाइजेशन स्फीयर है, जो आयोनाइज हो जाते हैं, टूट जाएंगे आयंस में। और ये क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, हाँ कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। तो these isomers are formed when coordination spheres and ionization, ऐसे बोलो when, या ऐसा बोलो in which ligands are exchanged, बराबर, exchange of ligands takes place between coordination sphere and ionization sphere। क्या बोल दोगे भैया, exchange of ligands है ना, takes place between coordination sphere and ionization sphere। आया समझ में यार, अरे आया, एग्जांपल मेन इंपॉर्टेंट स्फीयर। हाँ, the isomers in which exchange of ligands takes place between coordination sphere and ionization sphere। बहुत आसान है कि एग्जांपल बस याद रखनी पड़ेगी, ठीक है, एग्जांपल याद रखना। क्लियर है, अब आगे बढ़ूं। अब देखो, अब आपके टेक्स्ट बुक में पहले कोऑर्डिनेशन है, बाद में हाइड्रेशन है, लेकिन मैंने हाइड्रेशन पहले लिया है क्योंकि दोनों एक दूसरे से कड़ी है, दोनों की एक दूसरे से कड़ी है। सर समझा नहीं, इसके लिए दिमाग चाहिए, ठीक है, समझाता हूं, टेंशन मत लो। H2O3 Cl3, CO H2O3 Cl3, ठीक है। तो भाई इसका बनेगा आइसोमर, ध्यान से देखना, एक काम करता हूं, H2O4 लेता हूं, Cl2 लेता हूं, और यहां पे एक Cl, ठीक है। अब देखो होगा क्या बेटा, ये जो हमारा कोबाल्ट है, ये H2O4, रुक जाओ, एक काम करता हूं, H2O5 लेता हूं, इधर Cl और इधर Cl2। ये कॉम्प्लेक्स है, मैं ले रहा हूं, ठीक है। अपने मन से आप कुछ मत करना प्लीज, अपने मन से आप कुछ मत करना, ऐसे कंपाउंड्स हम लेते हैं जो इस दुनिया में होते भी हैं, एग्जिस्ट भी करने चाहिए, है कि नहीं। हाँ, COH2O5 बराबर। अब ये H2O5 है, मैं क्या लिख रहा हूं यहां ध्यान देना, H2O4Cl, H2O4Cl2, और बाहर Cl एंड H2O। कुछ समझ में आया, कुछ समझ में आया। इस बार वाटर आयोनाइज हो गया और ये वाला अंदर चला गया, एक Cl यहां से गया तो ये Cl2, एक पानी यहां से बाहर आ गया H2O। तो इस बार एक्सचेंज हुआ, लेकिन मतलब किसका हुआ, वाटर का, यानी कि इट इज सेम एज
आयोनाइजेशन आइसोमर्स। बस फर्क कितना है कि बस पानी इस बार एक्सचेंज होगा। इट इज सेम एज आयोनाइजेशन आइसोमर्स, बट हियर ओनली हाइड्रेट मॉलिक्यूल्स एक्सचेंज, यानी कि वाटर होगा एक्सचेंज होगा। अरे बात समझ में आया? यानी कि वाटर आयोनाइजेशन स्फीयर से एक्सचेंज हो जाएगा। अगर वाटर एक्सचेंज में वाटर आ जाए तो क्या हो जाएगा? लिगेंड, हाइड्रेशन या सॉल्वेट। अब कोऑर्डिनेशन में, कोऑर्डिनेशन, यस, हाइड्रेशन का मतलब ही पानी, हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल्स मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स। कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, यहां देखिए एग्जांपल, जब 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 क्या हो जाए, एग्जांपल देता हूं, CrCN6 and CONH36, ठीक है बेटा। ये कौन सा स्फीयर है? दिस इज द अनायनिक स्फीयर बेटा। अगर इसको x मानोगे तो x - 6 इज इक्वल टू 0। हाँ सही है ना? ये अनायनिक स्फीयर है। अनायनिक लिगेंड है, अरे अनायनिक लिगेंड है, अनायनिक पकड़ ले भाई। और ये कटायनिक है, न्यूट्रल मतलब कटायनिक ना, तो उसको मैं बोलूंगा कटायनिक स्फीयर। क्या बोलूंगा? कटायनिक स्फीयर। ये अनायनिक स्फीयर, ये कटायनिक स्फीयर। जब अनायनिक और कटायनिक स्फीयर में मतलब व्हेन एक्सचेंज ऑफ लाइगेंड्स टेक्स प्लेस इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, यानी कि कटायनिक का अनायनिक में, अनायनिक का कटायनिक। सर नहीं समझा, एग्जांपल बता रहा हूं, समझिएगा। Cr के सगे, Cr के साथ NH36 हो गया, और कोबाल्ट के साथ क्या आ गया? CN6 हो गया। तो हमने क्या कर दिया? लाइगेंड का डायरेक्ट कटायनिक स्फीयर का अनायनिक स्फीयर से एक्सचेंज कर दिया है, और अनायनिक का कटायनिक से, बराबर। तो व्हेन exchange of ligands takes place between cationic sphere and anionic sphere, then this is known as coordination isomers। क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर में हमने चेंज किया ना, तो ये क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। बातें क्लियर हो गई? ये 4 तरह के आइसोमर्स हैं जो किसके अंदर है? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अब हम बेटा नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हमारा स्टीरियो आइसोमर्स, और जब मैं बताऊंगा तो वहां पे एक बार इसको फिर से रिकॉल कर दूंगा, ठीक है? तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय।